गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, किरण क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने साथ वाले बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना जानकारी प्राप्त होगी उतना ही नॉलेज बढ़ेगा इस लॉकडाउन के चलते। तो टुडे आवर टॉपिक इज, आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 जिसका नाम है वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन, वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन। वाष्प क्या होती है? कई बार आपने जल को गर्म किया हो, जल गर्म करते हैं तो भाप निकलती है। वह भाप जो होती है वह एक प्रकार से वाष्प का ही प्रारूप होती है। तो जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना, निकलना, बाहर प्रसारित होना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। सीधी सीधी परिभाषा है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, बॉटनी की बात कर रहे हैं तो पेड़ पौधे, तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल जब तने से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण पत्तियों पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश उस जल को अवशोषित कर लेता है और जल का उत्सर्जन होना ही वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ पर बात करते हैं वाष्प उत्सर्जन के प्रकार की। तो वाष्प उत्सर्जन के प्रकार 3 होते हैं। पहला होता है रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, यानी कि रंध्र के द्वारा होने वाला वाष्प उत्सर्जन। यानी कि कहने का मतलब है रंध्र से हो या रंध्र की सहायता से जिस वाष्प उत्सर्जन को संपन्न किया जाता है उसे रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा आता है उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। उपत्वचीय यानी कि क्यूटिकल यानी उपत्वचा। उपत्वचा द्वारा यदि वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन होता है तो उसे उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। और तीसरा आता है वातरंध्रीय। वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेंट्रिकल्स, देन क्यूटिकुलर एंड स्टर्नल। तो दैट 3 टाइप्स। यहाँ पर हम बात करते हैं वाष्प उत्सर्जन 3 प्रकार का। रंध्र के द्वारा होने वाला रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, उपत्वचा के द्वारा होने वाला उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन और वातरंध्र के द्वारा होने वाला वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प उत्सर्जन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला रंध्र के द्वारा रंध्रीय, उपत्वचा के द्वारा उपत्वचीय, वातरंध्र के द्वारा वातरंध्रीय। सबसे पहले हम बात करते हैं रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन की। सीधी सीधी परिभाषा जैसा कि मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में कि रंध्र के द्वारा होने वाला वाष्प उत्सर्जन रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। तो कहने का मतलब कि पत्तियों की सतह जो होती है, पत्तियों की 2 सतह होती है, एक ऊपरी सतह और एक निचली सतह। तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं उन रंध्र द्वारा यदि जल का अवशोषण अर्थात उत्सर्जन होता है, अवशोषण नहीं सॉरी उत्सर्जन, कहने का मतलब जल का बाहर निकलना उत्सर्जन। तो रंध्र द्वारा वाष्प का उत्सर्जन होना रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। और यहाँ पर बात करें कि इसमें लगभग 50 से 97%, 50 से 97% जल का उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। और रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्प उत्सर्जन क्या कहलाता है? रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। उसके बाद दूसरा आता है आपका उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। तो उपत्वचीय की बात करें जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, इंग्लिश में कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जिसे उपत्वचा कहते हैं। तो यदि वाष्प का उत्सर्जन क्यूटिकल यानी उपत्वचा के द्वारा हो, जैसा कि आप जानते हैं जो मरुद्वीप पादप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैक्टस, नागफनी आपने देखी होगी जो बड़े आसपास बहुतायत में पाई जाती है, उस नागफनी की हम बात करते हैं तो उस पर उपत्वचा पाई जाती है। और उस उपत्वचा द्वारा यदि कहीं से जल की हानि होती है, जल यदि बाहर निकलता है तो इस प्रकार का वाष्प उत्सर्जन क्यूटिकुलर या उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। और इसके द्वारा लगभग जो जल की हानि होती है वह 3 से 10% तक होती है। कहने का मतलब उपत्वचा यानी कि सब स्किन यानी क्यूटिकल, उपत्वचा के द्वारा यदि जल का उत्सर्जन होता है तो ऐसा उत्सर्जन उपत्वचीय उत्सर्जन कहलाता है। तीसरा आता है आपका वातरंध्रीय उत्सर्जन।
तो यदि वात रंध्रों के द्वारा, जो काष्ठीय पादप होते हैं उनमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वात रंध्र। उन वात रंध्र के द्वारा यदि जल का उत्सर्जन होता है तो ऐसा उत्सर्जन वात रंध्रीय उत्सर्जन कहलाता है, और यह लगभग होता है 0.1%, यानी कुछ भी नहीं के बराबर। लेकिन साइंस इज टाइप्स, तो वी कैन डिवाइड इन 3 टाइप्स ऑफ इवेपोरेशंस, द ट्रांसपोरेशंस। द ट्रांसपोरेशन इज 3 टाइप। पहला हो गया आपका रंध्रीय, दूसरा उत्कोचीय और तीसरा वात रंध्रीय। इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। तो रंध्र की संरचना का पता होना चाहिए। रंध्र की बात करते हैं तो रंध्र 2 स्थिति में होते हैं, एक होता है खुला रंध्र और एक होता है बंद रंध्र। यदि रंध्र खुले होंगे तो हम जानते हैं उनके द्वारा उत्सर्जन अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि खुली अवस्था में जल आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि रंध्र जो पत्ती पर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इनकी उपस्थिति यानी रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 टाइप्स ऑफ द लीफ, 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं। सबसे पहले पत्ती आती है अधोरंध्री। अधोरंध्री पत्ती। तो अधोरंध्री पत्ती में क्या होता है, देखो इस प्रकार की पत्ती में केवल निचली सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं। और यदि एग्जाम में पूछ ले कि किसी ऐसी अधोरंध्री पत्ती का एग्जाम्पल दीजिए जिनमें इस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है सेब और संतरा की पत्तियां। सेब और संतरा की जो पत्तियां होती हैं उसकी निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये द्विबीजपत्री पादपों में अधोरंध्री प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। दूसरा आता है आपका उभयरंध्री। उभय यानी दोनों तरफ। उभय जैसे उभयलिंगी होते हैं ना, द्विलिंगी या उभयलिंगी। यदि ऊपरी और निचली दोनों सतह पर यदि रंध्र पाए जाते हैं तो इस प्रकार की पत्ती को उभयरंध्री पत्ती भी कहते हैं। जब रंध्र पत्ती दोनों सतह पर स्थित हो उन्हें उभयरंध्री कहते हैं। जैसे मक्का, जई, घास, इस प्रकार जई जो होती है वह एक बीजपत्री होती है। इनमें इस प्रकार की उभयरंध्री पत्ती होती है जिनमें रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। तीसरी आती है आपकी अधिरंध्री। अब चूंकि अधो यानी नीचे, अधो अधिक, अधो अधिक, अधो यानी ऊपरी सतह पर, अधि यानी निचली सतह पर। तो इस प्रकार अधिरंध्री की बात करें तो यदि ऊपरी सतह पर यदि रंध्र पाए जाते हैं तो इस प्रकार के रंध्र अधिरंध्री। अधो यानी निचली, ध्यान रखिए यदि गलती से मैंने गलत बोल दिया होगा उसे सुधार कर लेंगे। अधो यानी निचली और अधि यानी ऊपरी। यदि ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं तो इस प्रकार के रंध्र अधिरंध्री पत्तियां कहलाती हैं। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आपकी जलवायु पादप, जो कुमुदिनी की बात करें, छोटी जलकुंभी की बात करें, बड़ी जलकुंभी की बात करें, जो जलीय पादप होते हैं, वेलेसिनेरिया की बात करें, इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं रंध्र की क्रियाविधि। रंध्र किस प्रकार अपनी क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। तो रंध्र की क्रियाविधि को संपन्न करने के लिए देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। इसका सबसे पहले सिद्धांत दिया साइंटिस्ट सायरे ने मांड कल्पना सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा कि पत्तियों में शर्करा पाई जाती है और इस शर्करा और मांड यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक प्रकार से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ग्लूकोज शर्करा का प्रकार है, तो यहाँ पर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट अर्थात इनमें जो C6H12O6 जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वे रंध्र को खुलने और बंद करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये साइंटिस्ट सायरे ने बताया। फिर इसके बाद आया आपका स्टीवार्ड, साइंटिस्ट स्टीवार्ड ने विशेष ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि रंध्र खुलते और बंद होने का रीजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे आप कि किस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, केल्विन साइकिल, इनमें किस प्रकार फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फास्फोइनोल पायरिक अम्ल और पायरिक अम्ल किस प्रकार रंध्र खुलने और बंद होने में सहायक होते हैं। तो स्टीवार्ड की कल्पना को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। अंत में आता है आपका सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था
जो कि साइंटिस्ट द्वारा दिया गया, और इसमें किस प्रकार पोटेशियम आयन सक्रिय रूप से कार्य करता है, इसको देने वाले जापानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम है इमामुरा और फ्यूजिनो। इमामुरा एंड फ्यूजिनो, इमामुरा एंड फ्यूजिनो, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार पोटेशियम आयन की उपस्थिति के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं। यदि पोटेशियम आयन उपस्थित होता है तो खुलते हैं, पोटेशियम आयन उपस्थित होता है तो नहीं खुल पाते, अर्थात बंद अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर आप कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका में बाहर की ओर यदि धनायन है तो अंदर की ओर कौन सा आयन होगा, ऋणायन, जो कि विपरीत आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जबकि समान आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो पोटेशियम आयन एक तरह से मूल रूप से यहाँ पर कार्यरत रहा, जिसके द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो आज हमने बात की वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। यदि रंध्रों के द्वारा होता है तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचा के द्वारा होता है तो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और वातरंध्रों के द्वारा होता है तो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये होता है 50 से 97%, 3 से 10% और 0.1%। अंत में पत्तियां 3 प्रकार की, अधोरंध्री, उभयरंध्री और अधिरंध्री। इस प्रकार हमारा वाष्पोत्सर्जन समाप्त होता है। धन्यवाद।